गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 6 का। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नगरीय अधिवासों की समस्याएं और नगरीय अधिवासों की समस्याओं का समाधान। आज हम पढ़ेंगे नगरीय अधिवासों की एक मुख्य समस्या थी गंदी बस्तियां, कच्ची बस्तियां। उन कच्ची बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कच्ची बस्तियां आखिर होती क्या हैं। तो जो नगर हैं जैसे महानगर, अपने जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, इलाहाबाद, पटना, चंडीगढ़, रोहतक, है ना। तो ये जो महानगर हैं और जो बृहद नगर या विशाल नगर जिनको अपन विश्व नगरी कहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाशिंगटन, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, पेरिस, जापान, ये जो महानगर और जो विशाल नगर है, इनमें जो लोग मजदूरी प्राप्त करने के लिए जाते हैं या जिन लोगों का आर्थिक स्तर न्यून होता है, वो लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता छत की प्राप्ति के लिए या यूं कहें निवास की प्राप्ति के लिए महंगी जमीन को खरीद नहीं पाते। तो वो लोग क्या करते हैं, रेल मार्गों के किनारे, सड़क मार्गों के किनारे या फिर जो गंदे नाले होते हैं, गंदे पानी के निकास वाले होते हैं, उनके समीप खाली पड़ी जगह में अपना आवास बना लेते हैं। अब इनके जो आवास होते हैं वो बिना किसी योजना के अनियमित अनाकार रूप में बनाए हुए होते हैं। तो बसाव के कई वर्षों बाद भी विकास की योजनाएं, सड़क निर्माण, स्कूल निर्माण, चिकित्सा संस्था का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण उनमें नहीं हो पाता और इनमें जो गंदा जल है उसकी भी निकासी नहीं हो पाती। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो गंदी बस्तियां हैं, इनका वातावरण, इनका पर्यावरण, इनका जीवन नारकीय हो जाता है और ये नारकीय जीवन, ये गंदी बस्तियां नगरों की समस्या बन जाती हैं। अब जो ये गंदी बस्तियां, ये कच्ची बस्तियां हैं, इनमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, आज हम उन समस्याओं का और उन समस्याओं के समाधान का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इन कच्ची बस्ती, गंदी बस्तियों की जो समस्याएं हैं उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। चलिए, नगरीय कच्ची बस्तियों की पहली समस्या आती है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण और आवासों का निर्माण। अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण। अब अभी हमने बात की कि ये जो गंदी बस्ती है ये अनियमित और अनाकार रूप में बनी हुई होती है। कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के द्वारा बनाई हुई होती है। तो धनाभाव के कारण ये लोग जहां अपनी बस्ती का विकास करते हैं, अपने आवास का निर्माण करते हैं, वो सड़क मार्ग होता है, रेल मार्ग होता है या गंदे पानी के निकासी वाले नाले होते हैं। तो ऐसी जगह पर जो पर्यावरण है वो बड़ा ही प्रदूषित होता है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग पर चलने वाले जो यातायात परिवहन के साधन हैं उनका धुआं और जो गंदे नाले हैं उनके समीप अत्यधिक सड़ांध युक्त पर्यावरण। दूसरा, ये लोग जो है ये मजदूरी पेशा लोग होते हैं, तो अपने ही निवास स्थान में अनेक प्रकार के जैसे प्लास्टिक का पुनर्चक्रण है, अन्य प्रकार के जो ईंट भट्टों का निर्माण है और जो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण है, तो इस प्रकार की चीज़ों का ये निर्माण करते हैं। तो वहाँ छोटी मोटी जो औद्योगिक इकाई इनके द्वारा विकसित की जाती है उससे निकलने वाला धुआं, तो ये धुएं से युक्त जो पर्यावरण, प्रदूषित पर्यावरण होता है उसमें अपना आवास बनाते हैं, जो इनके जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो इनके जीवन में अनेकों प्रकार की बीमारियों का निमंत्रण भी होता है। तो इनका जो आवास होता है नगरीय कच्ची बस्तियों का, वो होता है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में। अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में इनका निवास होने के कारण ये इनके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। अगली समस्या देखिए, सड़कों का अभाव। हमने बात की थी
कि ये जो कच्ची बस्तियां होती हैं ये अनाकार रूप में अनियोजित तरीके से बनी हुई होती हैं, कोई नियोजन कोई प्लानिंग नहीं होती। इस प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण हो जाता है। झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होने के कारण जो गलियां हैं उनमें पर्याप्त अंतराल नहीं रह पाता, पर्याप्त चौड़ाई नहीं रह पाती और उसके अभाव में यहाँ सड़क निर्माण नहीं हो सकती। देखो इस प्रकार से सड़क बनना बड़ा ही मुश्किल काम है। दूसरा, ये अनियोजित तरीके से बनी हुई होती है, तो जो गलियां हैं वो बिल्कुल संकड़ी संकड़ी, एक तिपहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल भी वहां से आराम से निकल नहीं सकती। दूसरा, जो सार्वजनिक सड़कें हैं उनका अभाव है, तो सार्वजनिक सड़कों के अभाव में यहाँ परिवहन के जो साधन हैं उनका आवागमन नहीं हो पाता। उसके अतिरिक्त इनकी निजी आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी परिवहन नहीं हो पाता। सड़कों के अभाव में जो ये लोग हैं ये चिकित्सा सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं और मजदूरी के लिए परिवहन आवागमन नहीं कर पाते। तो ये सड़कों का अभाव भी इनके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली समस्या देखिए, पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु की कमी पाई जाती है। ये जो नगरीय कच्ची बस्तियां हैं, जो गंदी बस्तियां हैं, इनमें शुद्ध पेयजल और शुद्ध वायु का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इनकी बसावट ही इस प्रकार की होती है कि उसमें एक दूसरे से सटे हुए घर होते हैं और एक एक घर में जनसंख्या घनत्व इतना होता है कि एक ही मकान में 15-20 लोग निवास करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में शुद्ध वायु का प्रवेश वहां नहीं हो पाता। दूसरा, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती और राजकीय स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पे भी यदि पेयजल, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाए तो इन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाना असंभव कार्य है। दूसरा, जो बस्ती है वो इतनी अधिक सघन होती है, झोपड़ियां, झुग्गी झोपड़ियां, स्लम्स, इनको क्या बोलते हैं, स्लम। जो स्लम होती है वो एक दूसरे से इतनी सटी हुई होती है कि उनमें प्रकाश का आदान प्रदान भी, प्रकाश भी नहीं आ पाता। तो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होना, शुद्ध वायु की आपूर्ति होना, प्रकाश मिलना भी इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली समस्या आती है अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा। जैसे अभी अपन ने बात की थी कि एक एक मकान में 10, 15, 20 लोग निवास करते हैं और थोड़े से क्षेत्र में इतनी सघन बस्ती होती है, इतना अधिक जनसंख्या घनत्व होता है, इतना अधिक मानवीय दबाव होता है कि जो लोग हैं उनमें परस्पर दूरी ही नहीं रह पाती। जैसे अपन वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो वर्तमान में जो कोरोना वायरस, जो कोरोना बीमारी फैली हुई है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये लोग नहीं रख पाते। एक ही मकान में 15-20 लोग रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। हमने अखबार, टीवी चैनल्स के माध्यम से पढ़ा था, जब कोरोना बीमारी शुरुआत में फैली थी तो मुंबई की धारावी बस्ती में ही फैली थी, हमें पता है। उसके अतिरिक्त जो महानगर है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, उनकी जो सघन बसावट वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग संक्रमण से नहीं बच सकते, इनके बीच में जो दूरी है, अंतराल है, वो पर्याप्त नहीं बन पाता, तो संक्रमण का खतरा बना रहता है। अगली समस्या देखिए, कच्चे मकान होने से आग लगने का खतरा। इनकी जो कच्ची बस्तियां होती हैं वो झोपड़ी नुमा, झोपड़ियों के आकार में बनी हुई होती है। दूसरा, इतनी सघन होती है कि एक दूसरे से सटी हुई होती है। दुर्भाग्यवश यदि उनमें आग लग जाए तो आग को काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसी परिस्थितियों में जान और माल दोनों प्रकार का खतरा बना रहता है। तो कच्चे मकान होने से आग लगने का खतरा भी कच्ची बस्तियों में एक बहुत बड़ी समस्या है, जीवन का बहुत बड़ा खतरा है। अगली देखिए, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ये बस्तियां इतनी सघन होती है, इतनी अनियमित, अनाकार रूप में बसी हुई होती है कि शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति ये लोग नहीं करते। तो क्या होता है, इन क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय बने हुए होते हैं। राजकीय स्तर पे यहाँ शौचालय का निर्माण किया जाता है और एक शौचालय पर 1500 से
2000 लोग, यानी जनसंख्या घनत्व के अनुसार अपन बात करें तो 1500 से 2000 लोगों के बीच एक सार्वजनिक शौचालय होता है। तो शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा का भी यहाँ पर अभाव पाया जाता है। ये भी इनके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए अगली समस्या देखते हैं। शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव। अब देखिए, शिक्षा ही वो शस्त्र है जिसके माध्यम से मनुष्य अपना सामाजिक विकास, अपना राजनीतिक विकास, अपना सांस्कृतिक विकास, अपना आर्थिक विकास कर पाता है। और ये जो लोग हैं ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। यदि इनको अपने जीवन में आर्थिक विकास करना है तो शिक्षा प्राप्त करना होगा। शिक्षा प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक तंगी को मिटा पाता है, अपने आर्थिक अवरोध को दूर कर आर्थिक रूप से विकास कर पाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि ये शिक्षा प्राप्त करना भी चाहे तो यहाँ शैक्षिक संस्थाओं का अभाव पाया जाता है। और शैक्षिक संस्थाओं के अभाव के चक्कर में जो बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो इनको छोटी उम्र में ही मजदूरी पेशा करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वो लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते। तो शैक्षिक संस्थाओं का अभाव होना भी इनकी एक बहुत बड़ी विकट समस्या है, जिसके अभाव में ये लोग विकास नहीं कर पाते। देखिए अगली समस्या। अगली समस्या है कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करने से जीवन का खतरा। अब देखिए, हमने नगरीय समस्याएं पढ़ी थी पिछले वीडियो में। नगरीय समस्याओं में एक समस्या थी उपभोक्ता वस्तुओं की अत्यधिक दर, अत्यधिक मूल्य। तो जो मानवीय जीवन है उसको विकसित करने के लिए दूध, दही, हरी सब्जियां, फल, इनकी आवश्यकता होती है। और ये लोग हैं मजदूरी पेशा लोग, इसको भी अपन इसमें जोड़ सकते हैं, अल्प पोषण वाले को भी। तो अल्प पोषण से युक्त पहले से हैं, यानी जीवन है वो अल्प विकसित है। ऊपर से मजदूरी यानी जोखिमपूर्ण, बड़ी बड़ी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें जोखिमपूर्ण अत्यधिक शारीरिक श्रम वाला कार्य करने के लिए ये लोग बाधित हैं। तो अल्प विकसित शरीर के साथ अत्यधिक जोखिम और अत्यधिक शारीरिक श्रम वाला कार्य करने के कारण इनके जीवन का खतरा भी बना रहता है। दूसरी चीज, आर्थिक विकास भी नहीं है। तो आर्थिक विकास ना होने के कारण अपनी आर्थिक और निजी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ये लोग जोखिमपूर्ण कार्य करने को बाध्य हैं। अगली समस्या है अल्प पोषण से विभिन्न प्रकार के रोगों का खतरा। अभी अपन ने बात की थी कि जो पोषक तत्व हैं वो इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। एक तो आर्थिक कारण है जिसके कारण ये महंगी दर पर हरी सब्जियां, फल फ्रूट, दूध, दही, घी, मक्खन आदि चीजें नहीं खरीद पाते। उसके अलावा जो पौष्टिक चीजें हैं, दाल हैं, जो अन्य उच्च क्वालिटी की भोज्य सामग्रियां हैं वो ये प्राप्त नहीं कर पाते। तो बचपन से ही ये लोग कुपोषित तो होते हैं। कुपोषित होने के कारण बड़े होने के बाद ये जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं। इनका जो कार्य होता है वो जोखिमपूर्ण होता है, जिसमें अत्यधिक मानवीय श्रम लगता है। तो अल्प पोषित शरीर जब जोखिमपूर्ण कार्य करेगा, अत्यधिक श्रम वाला, मानवीय श्रम वाला काम करेगा, तो ये विभिन्न प्रकार के खतरों से युक्त हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के खतरे जीवन में इनके विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो इनका जीवन है वो बड़ा ही नारकीय हो जाता है। अगली समस्या है छोटे, कम ऊंचे एवं असुरक्षित आवास। अब ये बस्ती कैसी है? सघन बस्ती है, कच्ची बस्ती है। अब कच्ची बस्ती है उसमें जो मकान है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे होते हैं, एक एक मकान में 15-20 लोग रहते हैं। दूसरा, इनकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो भी बहुत कम होती है। हवा जो ऊंचाई कम और जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण शुद्ध वायु का प्रवेश भी नहीं हो पाता, शुद्ध प्रकाश का प्रवेश भी नहीं हो पाता। तो इनके जो आवास है वो छोटे, कम ऊंचे और असुरक्षित होते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आवास इनके अच्छे नहीं होते। अगली समस्या देखिए, समाज द्वारा हे दृष्टि से देखना।
अब ये लोग हैं वो बेचारे बेचारे जो हैं वो गरीब हैं, आर्थिक तंगी से युक्त हैं। आर्थिक तंगी से युक्त होने के कारण ये लोग अनेकों जोखिम भरे काम करते हैं। उसके अलावा सफाई से जुड़े हुए काम, हमारे सफाई योद्धा भी होते हैं, सफाई से जुड़े हुए काम अनेक, जिनको जो सभ्य समाज है या यूं कहें अत्यधिक धनार्जन करने वाला जो समाज है, वो जिन कार्यों को हे समझता है, उन कार्यों को करने के लिए ये लोग मजबूर हैं। दूसरा, सामाजिक असंतुलन, सामाजिक असहयोग, सामाजिक प्रगाढ़ता के अभाव में, हमने नगरीय समस्याओं में भी पढ़ा था कि जो नगरीय बस्तियां हैं उनमें सामाजिक प्रगाढ़ता और सामाजिक सहयोग की भावना कम होती है। तो इन भावनाओं के अभाव में, मानवीय मूल्यों के अभाव में, इनको समाज के द्वारा हे दृष्टि से देखा जाता है। तो समझ में आया होगा आपको। अगली समस्या देखिए, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की समस्या। हमने नगरीय अधिवासों की समस्या पढ़ी थी कि नगरीय जो अधिवास है, नगरीय बस्तियां हैं, उनमें आपराधिक गतिविधियां बहुत अधिक होती हैं। अब देखिए, यहाँ शिक्षा का अभाव है, यहाँ मकान कच्चे हैं, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, और आर्थिक तंगी के कारण जीवन है, इनका जो शरीर है वो भी अल्पपोषित है। इसके कारण और जन समाज के द्वारा भी इनको हे दृष्टि से देखा जाता है, यानी असहयोग की भावना है, मानवीय मूल्यों का अभाव है। ऐसी परिस्थितियों में इन सघन बसी हुई बस्तियों में कानून और व्यवस्था जैसी चीजों के लिए बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भी इन बस्तियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको नगरीय बस्तियां, नगरीय कच्ची बस्तियां, गंदी बस्तियों की समस्याएं समझ में आई होंगी। अब अपन देखते हैं इन समस्याओं के समाधान। इन समस्याओं के क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से कच्ची बस्ती में निवास करने वाले जो मानव समुदाय हैं, उनके जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है, या यूं कहें उनके जीवन को सामान्य स्तर तक लाया जा सकता है। तो चलिए अपन इनकी समस्याओं के समाधान के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि इनकी समस्याओं के समाधान के बाद ही ये समाज की मुख्य धारा के साथ विकास कर सकते हैं। तो चलिए अपन समस्याओं का एक एक करके, समस्याओं के समाधान का एक एक करके अध्ययन करते हैं। और पहला समाधान है, सरकार द्वारा निम्नतम दर पर इनको आवास उपलब्ध करवाए जाए, यानी राजकीय स्तर पर ऐसा प्रयास किया जाए कि ये जो कच्ची बस्तियां हैं, इनको हटाकर न्यूनतम दर पे इनके लिए पक्के आवासों की व्यवस्था की जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हमने चर्चा भी की थी, कि गंदी बस्तियों का विकास कैसे होता है। इनका विकास होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये मजदूरी पेशा लोग हैं, और जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ जमीन खरीदना, आवास खरीदना अत्यधिक महंगा है। तो अत्यधिक आर्थिक मंदी में, अत्यधिक आर्थिक तंगी में अपना निज का निवास खरीदना इन लोगों के लिए संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की जाए कि इनके लिए न्यूनतम दर पर पक्के मकान देकर बनाकर इन्हें दिए जाए। अगला समाधान देखिए, नल और टैंकरों के द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाए। हमने इनकी एक समस्या पढ़ी कि इनके लिए शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल की समस्या है, इनको आपूर्ति नहीं हो पाती। इनकी आबादी है, इनकी जो बसावट है वो अत्यधिक सघन और अनियमित है, तो वहाँ पाइपलाइन भी बिछाना संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में राजकीय स्तर पर, सरकार के स्तर पर राजकीय नल लगाकर और टैंकरों के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाए। अगला समाधान देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के महानरेगा की तरह न्यूनतम मजदूरी पर निर्धारित कर रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूरी पेशा लोग हैं, उनके आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए न्यूनतम मजदूरी पर उनको रोजगार उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो सरकारों के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए, जिनमें इन कच्ची बस्ती के लोगों को न्यूनतम मजदूरी, वर्ष के न्यूनतम दिन निर्धारित किए जाएं। जैसे अपने महानरेगा में 100 दिन की मजदूरी है, उसी प्रकार इनके लिए भी वर्ष
के 365 दिन में से 100-150 जितने भी दिन निर्धारित करके न्यूनतम मजदूरी इनके लिए निर्धारित की जाए, ताकि ये अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके, जोखिमपूर्ण कार्यों से बच सके। अगला देखिए, विद्यालय खोलकर बच्चों हेतु शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इनके आर्थिक स्तर को सुधारने का जो सबसे मूलभूत कारण है, जो सबसे मूलभूत समाधान है, वो है इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाए। शिक्षा की व्यवस्था इनके बच्चों के लिए करवाई जाए, वो शैक्षिक होकर शिक्षा प्राप्त करके पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ताकि इनका आर्थिक सुधार हो सके। तो राजकीय स्तर पर इनके लिए राजकीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। आगे देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जाए। इनका जो जीवन है वो अल्पपोषित है, ये लोग जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले हैं, और इनका जो जीवन है वो अल्पपोषित होने के साथ साथ अल्प विकसित भी है। दूसरी चीज परिवहन का अभाव है, तो ये लोग रोगग्रस्त तो होते ही हैं, लेकिन रोगग्रस्त होने पर साधारण रोग की स्थिति में और असाध्य रोग की स्थिति में, दोनों ही परिस्थितियों में इनको दूर तक स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना होता है, चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए जाना होता है। तो इनके जीवन में आमूल चूल सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, विकास लाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएं। उनमें इनको निःशुल्क उपचार की, निःशुल्क चिकित्सा की सुविधाएं दी जानी चाहिए। अगली समस्या देखिए, चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जाए। इनकी जो बस्तियां हैं इनमें इनको न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध करवाने के साथ साथ, पेयजल आपूर्ति करने के साथ साथ, न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध करवाने के साथ साथ, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ इनको परिवहन, आवागमन, यातायात के लिए चौड़ी सड़कें भी उपलब्ध करवाई जाए, जिन चौड़ी सड़कों के माध्यम से ये अपना आर्थिक सामाजिक विकास कर सके। अगली समस्या आती है, भूमि की उपलब्धता होने पर बगीचों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये इनकी जो बसावट है वो अत्यधिक सघन है, उसमें शुद्ध पेयजल, शुद्ध वायु का अभाव है, प्रकाश का अभाव है। तो ये लोग सुबह शाम अपना कार्य करने के पश्चात स्वास्थ्य लाभ ले सके। स्वास्थ्य लाभ के लिए इनकी जो बस्तियां हैं उनमें बगीचों की स्थापना की जाए। इससे एक तो ये होगा कि जो सघन बस्तियां हैं उनमें कुछ इनको खुला प्रदेश, खुला क्षेत्र मिल पाएगा। दूसरा, सुबह शाम टहलकर, पद चलन के माध्यम से ये लोग स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं। तीसरा, पर्यावरण का सुधार भी होगा, बहुत सारे बगीचों में पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इनका जीवन है उसमें सुधार लाने के लिए भूमि उपलब्ध होने पर यहाँ बगीचे भी लगाए जाए, ताकि इनके जीवन में प्रदूषण जैसी समस्या का समाधान किया जा सके। अगला जो समाधान आता है वो है स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। कि जो इन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनको उनकी स्किल के अनुसार, उनके कौशल के अनुसार, जिस कार्य को वो लोग 100% क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वो अपना भी, अपने समाज का भी, अपने प्रदेश, अपने देश का भी विकास कर सकते हैं, उसके लिए इनको ऋण उपलब्ध करवाया जाए। उस ऋण के माध्यम से ये अपने कौशल, अपने स्किल के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त करके अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। जैसे सामान्य क्षेत्रों में सामान्य लोगों के लिए भी रोजगार के लिए ऋण की उपलब्धता है, सुलभता है ऋण की, उसी प्रकार इनके लिए भी ऋण सुलभ होने चाहिए। अगला समाधान देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने पर जोर देना चाहिए। इन बस्तियों की जो सबसे मुख्य समस्या है वो है इनकी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, जिसके कारण छोटे से आवास में एक कमरे में 15-20 लोग निवास करते हैं। तो उस चीज को नियंत्रित करने के लिए इन अल्प विकसित, कम पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझाई जाए कि परिवार नियोजन अपनाकर ये लोग अपने परिवार को छोटा रख सकते हैं, और छोटा परिवार सुख का आधार होता है। तो ये चीज कि छोटा परिवार सुखी परिवार जैसी चीजें इनको समझाकर परिवार नियोजन के लिए इनको प्रेरित किया जा सकता है।
अगला समाधान देखिए, कानून एवं व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना चाहिए। ये जो बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां, कच्ची बस्तियां, इन लोगों में असुरक्षा का भाव होता है। असुरक्षा का भाव होने का कारण है यहाँ कानून और व्यवस्था जैसी चीजें हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती। अब कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाकर इनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया जा सकता है, इनके जीवन को आरामदायक बनाया जा सकता है, इनके जीवन को विकासोन्मुखी बनाया जा सकता है। तो इनके लिए कानून और व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई जानी चाहिए। अगला समाधान आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाए जाएं जिससे इन क्षेत्रों में प्रवास कम से कम हो। हमने नगरीय अधिवासों की समस्याओं में पढ़ा था कि जो नगरीय अधिवास हैं उनमें जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार प्राप्ति के लिए नगरों की ओर जाते हैं, उनके जाने से जो नगरीय आबादी है, नगरीय क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या घनत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वहाँ जो मूलभूत वस्तुएं हैं, जीवन जीने के लिए जो मूलभूत चीजें हैं उनकी कमी हो जाती है, संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। संसाधनों पर बोझ बढ़ने से संसाधनों में कमी आने लगती है। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाए। यदि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो वो नगरों की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे, नगरों की ओर प्रवास नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो नगरीय क्षेत्र हैं उनका जनसंख्या घनत्व भी नियंत्रित रहेगा। उनका जनसंख्या घनत्व नियंत्रित रहेगा तो कच्ची बस्तियां, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव भी कम होगा, विकास भी कम होगा। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवा के भी जो कच्ची बस्तियां हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया नगरीय कच्ची बस्तियां, गंदी बस्तियों की समस्याओं का और उन समस्याओं के समाधान का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों ही टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो अपनी जो पढ़ाई की भूख है, पढ़ाई की जो जिज्ञासा है, जो लगन है, उसे इसी प्रकार बनाए रखिए, अध्ययन करते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।